हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 17 के बारे में। तो 17 पार्ट में दोस्तों आज हम 9th क्लास के लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 8th और 9th लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था और 9th क्लास की केमिस्ट्री हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी का भी हमने एक पार्ट डाल दिया है और आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण लेसन से संबंधित पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में इसके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अगले वाले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वन दरोगा की वीडियो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में चल रहा हूँ मैं, तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ उतना मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़िए। 9th क्लास और 10th क्लास की निश्चित बात है आपको 80% पेपर डिट्टो एनसीईआरटी से मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई भी किताब से फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लूसेंट की किताब से कर लीजिए, परीक्षा वाणी से कर लीजिए, वहाँ से आप कर सकते हो। और नॉर्मली मुझसे जितना हो पाएगा एटलीस्ट 9th और आधा 10th में आपका एग्जाम तक कंप्लीट करवा ही दूंगा। देखिए, आज हमारा लेसन है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जिससे हमारी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी बॉल या कोई भी चीज़ ऊपर आकाश में हवा में फेंकते हैं तो वो चीज़ फिर क्या होती है, नीचे आती है। किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण मेनली क्या होता है कि माना दो हमारे कोई पिंड है, तो दो पिंडों के मध्य में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो एक इनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है, वो हमारा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी चीज़ हम जैसे ऊपर फेंकते हैं, कोई भी बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, सेब का दाना पेड़ से नीचे गिरता है, तो ये सब चीज़ें क्या है? गुरुत्वाकर्षण के ही उदाहरण है। परिभाषा नॉर्मली पूछा जाए, आपसे पूछा जाता है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। या किसी भी वस्तु को आप ऊंचाई से गिराते हैं तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो चक्कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, किस बल के कारण लगा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहे हैं। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है या कोई भी ग्रह जो है, कोई भी उपग्रह जो है, हर जगह पे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है और हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है। बस क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। और हमने इस लेसन में जो मेनली आपके क्वेश्चन बनेंगे वो या तो न्यूमेरिकल से बनेगा, जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है, या फिर गुरुत्वीय बल या इसका जो कॉन्सेप्ट है इससे बनेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया किसने था? तो न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया गया था। लेकिन दोस्तों, न्यूटन से पहले भी एक हमारे दार्शनिक थे या खगोल शास्त्री या गणितज्ञ थे। कौन? ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन से भी पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो वो थे ब्रह्मगुप्त, जो कि एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना करी थी और इसी ब्रह्मा सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर इसके बाद में आपने न्यूटन का एग्जाम्पल देखा होगा कि न्यूटन क्या थे, एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पेड़ से एक सेब गिरा उनके सर के ऊपर, तो न्यूटन ने फिर वहां से सोचा कि ये सेब मेरे ही ऊपर क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं किया। वहां से भी न्यूटन की थ्योरी स्टार्ट होती है। न्यूटन धीरे धीरे कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर शोध करते हैं और एट लास्ट वन बाद में न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम देते हैं और उन्हीं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हमने आज की इस वीडियो में पढ़ना है। और न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए। न्यूटन कौन थे? एक महान गणितज्ञ भी थे। इन्होंने कैलकुलस की भी खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गणित की एक शाखा कैलकुलस या कलन की खोज किसने करी थी, तो वो न्यूटन ने करी थी। न्यूटन खगोलीय प्रेक्षणों के लिए भी जाने जाते हैं और खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी न्यूटन ने करी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ गति के तीनों नियम न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये भी न्यूटन ने दिया था और सेब गिरा था न्यूटन के सर के ऊपर, तब उन्होंने इसके बारे में सोचा था। इसी के साथ साथ न्यूटन के द्वारा ही चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ शोध किया था। इसके बाद ही ये गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे। मेनली हम न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, इन सभी रूप में जाने जाते हैं। न्यूटन की गति के तीन नियम दिए, कैलकुलस शाखा दी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, कौन सी? प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में इन्होंने लिखी थी। और उसी प्रिंसिपिया में इन्होंने गति के तीनों नियमों के बारे में भी वर्णन किया था। कैलकुलस की खोज, जो कि मैथ्स की एक ब्रांच है, उसकी खोज भी हमारे न्यूटन के द्वारा ही की गई थी। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में हम बात करते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था, सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण का जो प्रथम नियम है उसमें इन्होंने कहा था कि दो पिंडों के मध्य में लगने वाला बल
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सपोज दैट एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, और ये दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि m1 इंटू m2 द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी है, r, तो इनके आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो कि न्यूटन ने दिया था कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब आप ये समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर से हटाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट जुड़ता है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। एट लास्ट हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम एक डेरिवेशन पाते हैं, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यह डेरिवेशन इस लेसन की नींव है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से ये जी क्या है, ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F क्या है, फोर्स है, m1 m2 द्रव्यमान या मास है, और r क्या है, त्रिज्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी आप ये कह सकते हैं। और विश्व के जो सभी पिंड होते हैं, सभी वस्तुएं दोस्तों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल एक्यूरेटली ये बात होगी। अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं तो वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का एक कॉन्सेप्ट मेनली अभिकेंद्र बल के कारण भी आता है। मैंने आपको अभिकेंद्र बल इससे पहले लेसन में बता दिया था कि जब आप एक धागे में पत्थर बांध के उसे घुमाते हैं या वृत्ताकार पथ पे गति कराते हैं तो उसकी दिशा कंटिन्यू बदलती रहती है, लेकिन एट अ टाइम, एक टाइम के बाद क्या होता है, वह वृत्ताकार पथ पर गतिशील होने के बाद एक स्थान पे रुक जाता है। यानी कि वृत्ताकार पथ पर जो गति करता है वो अभिकेंद्र बल के कारण करता है। तो वही गति फिर आप उसके धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाती है और वो फिर एक बिंदु पे आके रुक जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभिकेंद्र बल का, कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही होती है। तो प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण पे होती है, अभिकेंद्र बल के कारण पे होती है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने जो दिया था कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो ये आकर्षण बल होता है ये इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पूरे लेसन में आपका ये यूज होने वाला है। अब जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, तो जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने करी थी। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी की खोज की गई थी। और इस जी की वैल्यू होती है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। और ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वहां से भी आप इसे निकाल सकते हैं। और जी की अगर हम विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है m-1 L3 T⁻²। और ये जी की वैल्यू के बारे में हेनरी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया था। और जो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ये आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहां से एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और हेनरी कैवेंडिश ने करीब 1778 के आसपास में ये अपना इसकी जी की वैल्यू का पता लगाया था, ठीक है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है इसका पता लगाया था। ये चीज़ें भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी है। बाकी इस लेसन में दोस्तों आपको एक और दो कॉन्सेप्ट और याद रखने पड़ेंगे कि एक तो हमारा जी होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, एक होता है छोटा जी जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी द्वारा जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण ही बोलते हैं। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर को आकर्षित होती है। तो सबसे पहले हमने बल के बारे में पढ़ा, आकर्षण बल के बारे में पढ़ा, फिर हमने जी के बारे में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के बारे में या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के बारे में पढ़ा। और अभी हमें दोस्तों स्मॉल जी के बारे में पढ़ना है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ना है, या गुरुत्वीय बल भी आप इसे कह सकते हैं। मेनली आप कहते हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो आकर्षण जिस बल के कारण होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय बल। और इसी गुरुत्वीय बल का जो कॉन्सेप्ट आता है इसी में एक टर्म आता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। जिस त्वरण से वस्तु पृथ्वी की ओर को आकर्षित हो रही है उसे हम बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी हमेशा फिक्स होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण का भी दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है।
जी, इसका फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें स्मॉल जी क्या है दोस्तों, ये गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, एम क्या है, एम ई हम भी इसे बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आप दोस्तों नॉर्मली निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इंटू इसको आप पृथ्वी के द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर आप इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आ जाती है क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वह कभी भी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमेशा क्या करता है गुरुत्वीय त्वरण जी, आप देख सकते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक पर निर्भर करता है। तो प्रश्न अगर आपसे बनता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पृथ्वी की द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक पर भी निर्भर करता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर नोट करने हैं। अब जी के संबंध में दोस्तों 2 से 3 हमारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला नहीं मतलब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आता है कि जी के मान में कब कब परिवर्तन होता है, जी के मान में कब कब परिवर्तन होता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में। अगर पृथ्वी की सतह से आप एक नियत त्वरण के कारण ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है। सपोज दैट नॉर्मली मैं अगर बताऊं कि जी का मान सर्वाधिक कहां पे होता है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी होती है विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और ये होते हैं हमारे दोस्तों पोल्स, ठीक है। तो जी का मान सर्वाधिक कहां पे होता है, पोल्स में, जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और जी का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां पे होता है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये फैक्ट आपको जरूर नोट करना है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, आप भले ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो वहां पर आपके जी के मान में क्या होगा, हमेशा कमी होगी। ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है और जो इक्वेटर होता है या हमारा भूमध्य रेखा होती है वहां पर जी का मान सबसे कम होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे, आर ही क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इक्वेटर है हमारा या भूमध्य रेखा है, इसकी त्रिज्या क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि पोल्स में क्या होती है, त्रिज्या बहुत कम होती है। तो इक्वेटर की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, तो इक्वेटर पे जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पोल्स की त्रिज्या बहुत कम है, पोल्स पर पृथ्वी की, जिस कारण पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ से याद रखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रही है तो उससे क्या हो जाता है, जी का मान हमारा कम हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, और अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, जी का मान हमारा कम हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति घटने के कारण क्या होता है, जी का मान हमारा बढ़ जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने, क्योंकि एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान वैल्यू निर्भर नहीं करती है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। और जी की वैल्यू लगभग लगभग मैंने आपको बताई थी। जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किस त्वरण से कर रही है, उसी को हम बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण और नॉर्मल त्वरण में एक फर्क होता है दोस्तों, तो नॉर्मल त्वरण जो होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी अब हम दोस्तों इसमें क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, और जो जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बच गए हैं वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, वो एक दूसरे पर आकर्षित बल लगा रही है। भले ही आपने अपने हाथ में पेन पकड़ा है ना दोस्तों, तो आपका हाथ में जो पेन है और आपका जो हाथ है, यहाँ पर भी एक हिसाब से क्या रहेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा, ठीक है। और जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसे एक टाइप का यूनिवर्सल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो भारी वस्तुएं होंगी उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि भारी वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। नॉर्मली आप फॉर्मूले से भी इसे कैचअप कर सकते हैं। और गुरुत्वीय बल की प्रबलता के आधार पे दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि गुरुत्वीय बल की प्रबलता क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वीय बल की प्रबलता कम होती है जबकि इसका जो रेंज होती है वो सर्वाधिक होती है। जैसे आपने फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि 4 टाइप के मुख्यतः हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ उसके बारे में। 4 टाइप के हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो सबसे कम प्रबल बल होता है वो होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबसे कम प्रबलता क्या होता है। लेकिन सर्वाधिक रेंज अगर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक रेंज क्या होती है, इसी की होती है, यानी कि डिस्टेंस, अनियमित डिस्टेंस तक या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। इसी कारण से यूनिवर्सल फोर्स भी कहा जाता है। और स्मॉल जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जी का मान पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, हमेशा घटता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल जी, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, जिसके बाद में हम जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला निकाला था, ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, हर स्थान पे लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि आकर्षक फोर्स होता है। स्थिर, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है, यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। और अगर द्रव्यमान कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा, और द्रव्यमान ज्यादा है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अभी इसी में दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आता है कि लिफ्ट में पिंड का भार, ठीक है। अभी भार और द्रव्यमान में मैंने आपको आंसर पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्यमान क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो मात्रा उसमें उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान। जबकि भार क्या होता है, ऐसा बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो क्या होता है, भार होता है। तो द्रव्यमान की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। भले ही आप किसी भी ग्रह पे चले जाए, किसी भी उपग्रह पे चले जाए, पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि किसकी क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि भार क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। भार कभी भी हमारा फिक्स नहीं होता है, लगातार ही चेंज होते रहेगा। और भार चेंज क्यों होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही हमारा भार चेंज होता है, यानी कि ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है उसे हम बोलते हैं भार। और भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, डायरेक्टली आपको याद रखना है। और यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि चंद्रमा पर जो भार होता है वह पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 200/6। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक से आपको ये याद रखने, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए, सॉरी, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 20 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार निकालेंगे हम, तो पृथ्वी पर उसका भार निकल जाएगा हमारा W बराबर mg। m की वैल्यू दी है 20, जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो 20 नंबर 180 कुछ 196 के आसपास में आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 196 न्यूटन। और चंद्रमा पर अगर आप यही भार काउंट करता है तो चंद्रमा पर 196/6 हो जाएगा। तो ये दोनों का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे। तो एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न दे सकता है। एक और कॉन्सेप्ट जो इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वह है लिफ्ट में पिंड का भार। क्या आप लोग जब लिफ्ट में है, अगर लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर को आ रही है, अगर लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे की ओर को आ रही है, त्वरित वेग से नीचे की ओर को आ रही है, तो आपको अपना भार क्या हुआ, घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, क्या हुआ, घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर को जा रही है तो आपको अपना भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और अगर लिफ्ट एक समान वेग से लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गति करती है तो आपके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आपका भार क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि यदि आपकी लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट नीचे आते हुए अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह जो लिफ्ट होती है वह मुक्त पिंड की तरह व्यवहार करती है, और इस स्थिति में पिंड का भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां से दोस्तों प्रश्न पूछ लेगा, देखिए कैसे, कि अगर कोई लिफ्ट नीचे की ओर को आ रही है और उस दौरान उसकी डोरी टूट जाती है तो वह किस प्रकार से कार्य करेगा, तो मुक्त पिंड की तरह कार्य करता है। इस स्थिति में उसका भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, जो लिफ्ट का नीचे गुरुत्वीय त्वरण, जो लिफ्ट का त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपकी लिफ्ट होगी वह ऊपर के फर्श से या ऊपर के छत से जाकर सीधे टकरा जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। या तो जी की वैल्यू से पूछेगा क्वेश्चन, या फिर वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछेगा कि ऊपर जाने पर नीचे जाने पर किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसका जो वास्तविक भार होता है mg होता है। कभी क्या होता है, जब आप लिफ्ट में लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे हैं तो आपका वास्तविक भार और आभासी भार क्या होता है, समान होता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका ये काम करता है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, आप ये कह सकते हैं। एक टाइप होता है कि अगर लिफ्ट नॉर्मली ऊपर जा रही है, अगर आप नॉर्मली ऊपर जा रही है लिफ्ट, क्या होगा, तो आपको अपना आभासी भार जो होगा वह वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका त्वरण भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार से लिफ्ट अगर नॉर्मली नीचे आ रही है तो आपका जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से कम होता है। इस कंडीशन में आभासी भार में mg - a उसकी वैल्यू हो जाती है। अगर डोरी टूट जाती है तो उसका आभासी भार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वो मुक्त पिंड के रूप में नीचे गिरती है, a बराबर g हो जाता है। यानी कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर को या कोई भी पिंड नीचे की ओर को आ रहा है तो उस दौरान उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है,
जीरो हो जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब जो उसका आभासी भार होगा पिंड का वो जीरो हो जाता है मुक्त रूप से, अगर वो नीचे को आ रहा है, ठीक है। और अगर लिफ्ट के नीचे की ओर आपको समय जो नीचे का आपका एक्सेलरेशन है उसका मान गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिफ्ट छत पर जाकर टकरा जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, किताब में आपको मिल जाएगा, मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी है। बाकी आप दोस्तों क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन जो गलत कथन है उसको चुनिए, ठीक है। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन था, ए वाला ऑप्शन था कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता दिया गया था, तो दोस्तों ये निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, सॉरी हाँ जी, देखिए पहला ऑप्शन जो था आपको था गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ये तो सही कथन है, ठीक है। दूसरा कथन है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैंने आपको बताया था ध्रुवों पर ये अधिकतम होती है, इसकी वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण जी की। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर इसकी वैल्यू न्यूनतम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों यहाँ पे असत्य हो जाएगा, क्योंकि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। नहीं दोस्तों, अगर लिफ्ट किसी भी त्वरण से ऊपर की ओर को जा रही है तो पिंड का जो आभासी भार होता है उसके वास्तविक भार से ज्यादा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने यह आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, असत्य होगा, क्योंकि ये क्या होगा, कम की जगह पे यहाँ पे ज्यादा होता है, आना चाहिए था। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा। अब पृथ्वी पर आपका वजन दोस्तों अगर 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन क्या होगा, इसका अप्रोक्सीमेटली 14.3 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 14.3 किलोग्राम होगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3% से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14.3 ग्राम होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 38 किलो है तो बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिए गए दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, m1 इंटू m2 के, और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है, यानी कि वर्ग के समानुपाती नहीं दोस्तों, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपातिक होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्गीय क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो जी की वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। याद रखना आपको, -11 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ठीक है। गैस का क्या होता है, नॉर्मली मात्रक होता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटेनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों का एक सही उदाहरण है। अब दोस्तों केपलर ने अपने 3 नियम दिए थे, इन 3 के 3 नियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए गए। तो ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे, तो ग्रहों की गति संबंधी नियम केपलर के द्वारा दिए गए थे, जिनका पूरा नाम था क्या, जोहान्स केपलर। ये भी एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने क्या किए थे, ग्रह के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये सूर्य है तो प्रत्येक ग्रह क्या होगा, इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, और सूर्य क्या होता है, हमेशा अपने अक्ष पर स्थित होता है। इनका दूसरा नियम था केपलर का, इनमें कहा था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जो ग्रह सूर्य के निकट होता है उसका वेग अधिक होता है, तथा जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका वेग कम हो जाता है। या दूसरे नियम को आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सपोज दैट यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इनका क्या होता है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जो सूर्य के निकट होता है उसका वेग अधिक होता है, वो अधिक जल्दी चक्कर लगाता है, जो सूर्य से दूर होता है उसका वेग कम होता है और वो उससे कम लेट में चक्कर लगाता है। और तीसरा नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो हम लोगों को याद रखना है वो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगता है उससे हम बोलते हैं क्या, सूर्य का परिक्रमण काल। सूर्य का परिक्रमण काल जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो ये परिक्रमण काल का वर्ग होता है यानी कि टी का स्क्वायर होता है, वह सूर्य से ग्रह की औसत दूरी आर के
घन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण है कि केपलर के ग्रहों के गति संबंधी या ग्रहों की गति से संबंधित तीसरा नियम के अनुसार परिक्रमण काल का स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी आर के घन के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम हमारा ग्रहों के केपलर के गति संबंधी नियम में तीसरा है। पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य अपने कक्ष पर स्थिर रहता है। दूसरा, उनका क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और ए से बी तक जितना समय लगता है सी से डी तक उतना समय होता है। उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। यानी कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है इसका कि टी का स्क्वायर बराबर या टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। इसके बाद में टी का स्क्वायर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा के सपोजर आर का क्यूब। और यहाँ से आपका जो कांस्टेंट निकलता है वो कांस्टेंट होता है आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर। ये भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये तीन के तीन नियम, या फिर न्यूटन ने केपलर के किस नियम का उपयोग कर गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो केपलर के ग्रहों के नियम के व्याख्या करके इसने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट किस नियमों के आधार पर दिया था। तो केपलर के जो ग्रह संबंधी नियम थे इनके ही आधार पर दिया था। यहां से भी पूरा फिर इसका कॉन्सेप्ट निकल जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों के लिए सही है। ठीक है, तो केपलर के नियम के अनुसार दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका कि ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया था। बाकी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि जो प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही क्या है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और इन्होंने निम्न नियम दिए थे कि क्या सभी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और ग्रह तथा सूर्य के परिक्रमा का आवर्तकाल का वर्ग टी का स्क्वायर उनके ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो उसके द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और क्षेत्रीय वेग क्या होता है, हमेशा नियत रहता है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इसका भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा एक डेरिवेशन निकलता है, उतना पढ़ के हमारा कोई फायदा नहीं, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपके सेम सेम से हैं। ठीक है, बाकी आप और ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, वो आपके नहीं निकलेंगे। बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। क्या वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि धरती हमें अपनी ओर आकर्षित कर जाती है, हम धरती पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये हमें धरती से बांधे रखता है। अगला, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये केपलर ने दिया था। देखिए ग्रहों की गति के संबंधी नियम केपलर ने दिए थे, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसका भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक बल द्वारा दर्शाया जा सकता है। और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है इसके भी हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट वही है कि ग्रहों के चारों की ओर सूर्य की गति के बारे में हम गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं दर्शा सकते हैं। बाकी सारे जो भी यहाँ पे दिए गए हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के बारे में और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा की गति के बारे में ये हमारा न्यूटन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, गति के नियम में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या फिर लघु रेंज बल। तो कौन सा एक कमजोर बल है पूछा गया दोस्तों आपसे इसमें। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी कि प्रबलता के हिसाब से कमजोर होता है लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच में कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों में नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो जी का जो वैल्यू होगी दोस्तों होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किलोग्राम -2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको मात्रक का भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि वैल्यू देखिए सब में सेम है लेकिन मात्रक में अलग अलग मात्रक दिया गया, तो मात्रक के हिसाब से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वही चीजें लिखी गई हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इस पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता पूछा गया दोस्तों, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, योग पर नहीं करता है, उनके गुणनफल पर निर्भर करता है। F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए F बराबर फॉर्मूला होता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जी से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्थिर रहेगा, M1 M2 भी आप स्थिर मान लीजिए। अभी बोल रहा है कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, आर को 2 गुना कर देंगे तो आप हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आर 2 गुना कर देंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो बल है वो क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा, यानी कि पहले से 1/4 घट जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुरुत्वीय बल दोस्तों 4 के गुणन में कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया F इक्वल टू 1/d स्क्वायर होता है या r का स्क्वायर होता है। तो अगर 2 गुना आप बढ़ा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बल क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप ये दूरी बढ़ाएंगे दोस्तों, दूरी बढ़ाएंगे तो आपका बल क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस कॉन्सेप्ट से भी आपके प्रश्न बनेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश 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 के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है दोस्तों, विपरीता, यानी कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस प्रश्न आपका यहाँ पे घुमाए गए हैं, और इस लेसन से दोस्तों आपके ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना होने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। एक का द्रव्यमान 2 गुना हो रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूला आपको पता है F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक द्रव्यमान 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही है दोस्तों की फॉर्मूला रखना है। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी तो कांस्टेंट है, M1 M2, यानी कि पहले द्रव्यमान को भी आप 3 गुना कर रहे हैं और दूसरे द्रव्यमान को भी आप 3 गुना कर रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं के बीच में बल क्या हो जाएगा, तो बल दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा। M1 M2 से आप मल्टीप्लाई करके इसे निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ भी गया है, आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किसके कारण दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसी बल के कारण कोई भी 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, वस्तु या कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या ब्रह्मांड में हमारी कोई भी वस्तु है वो क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। भले ही वो आकर्षण बल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। बिल्कुल सही है, जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, चंद्रमा पर और पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों, समान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणा 10⁻11 न्यूटन होता है। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, आप इसे फॉर्मूले में रखिएगा। F बराबर जी की जगह पे आप वैल्यू रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11। M1 कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया गया है, M2 भी कितना दिया गया, 2 किलोग्राम दिया गया है, उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको अगर आप पूरा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26.68 गुणा 10⁻11 न्यूटन। ये भी सही है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा असत्य पूछा गया है, दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा करने पर 2 गुना हो जाता है। तो ये दोस्तों ये क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य होगा, क्योंकि दो वस्तुओं के मध्य में अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को अगर आप आधा कर देंगे, अगर आप दूरी को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर आप दूरी को आधा करेंगे तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाता है। कितना, 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 2 गुना नहीं होगा, कितना होगा, 4 गुना होगा। इस कारण ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा असत्य हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे
कि ग्रहों में नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है, 4, प्रत्येक और हर एक, केवल 2 या केवल 1। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच में मौजूद होता है, लेकिन इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु के द्रव्यमान क्या हो, बहुत अधिक ना हो। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे भार कहा जाता है, W बराबर mg। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार क्या है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य दोस्तों वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि mg(h(f -mg(h(i)। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी की खोज किसने की थी। तो जी की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हेनरी कैवेंडिश, और जी की वैल्यू भी इन्होंने दी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जी का अगर फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो जी का फॉर्मूला होता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। वही जो फॉर्मूला था उसी को हमने पक्षांतर करके फॉर्मूला बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है दोस्तों वह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं पर क्या होता है, ये नियम लागू होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु पर अन्य पिंडों की तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बाकी ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आप थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। F बराबर जी m/d²। में जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, ये बता दिया मैंने आपको पहले भी। अगला क्वेश्चन है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में चक्कर लगाने वाले ग्रह की कालावधि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो कालावधि निकलती है दोस्तों वो निकलती है r⁻n+1/2। और ये फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, 1/दूरी का स्क्वायर होता है। तो दूरी क्या है, r का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे r की n घात दिया गया कि n घात से प्रतिलोमतः समानुपाती होता है। तो r की घात n दी गई है दोस्तों, तो यहाँ से आप a जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n करेंगे तो f बराबर क्या होता है, फिर ma होता है। ठीक है, तो ma से फिर आप m को कांस्टेंट मानते हैं तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन r की पावर n होता है। फिर यहाँ से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमारा पूरा फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर, फिर पूरा फॉर्मूला निकाल के हमारा ये वैल्यू आती है क्या, जो आंसर यहाँ पे दिया गया है r की पावर n+1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, ये तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, अगला, एक वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी गई है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम और दूसरा द्रव्यमान भी 2 किलोग्राम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल 26.68, ये भी बिल्कुल सही होगा। आप फॉर्मूला में रख कर देख लीजिएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। नहीं दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल हर जगह पे मान्य है, सिर्फ प्रयोगशाला में ही नहीं पूरी ब्रह्मांड में मान्य है। तो ये कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत है। ठीक है, और अगला हमारा, एक मिनट, अगला है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बराबर, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से दोस्तों असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाता है। वो फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, G m1m2/r² से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल F है यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। अब देखिए द्रव्यमान दोस्तों अगर आप आधा कर रहे हैं, पहला द्रव्यमान भी आधा करेंगे 1/, तो दूसरा भी आधा करेंगे, तो टोटल बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सब कुछ नहीं है दोस्तों, सारा फॉर्मूला का खेल है। आप ये देखिए फॉर्मूले को सॉल्व करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। वह बल जो हमें पृथ्वी से मानता है, पृथ्वी के चारों ओर की गति, सूर्य के कारण ज्वार घटा, तो वह बल जो हमें पृथ्वी से मानता है ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर
चंद्रमा की गति, ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, बिल्कुल सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो कौन सा गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? संबंधित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति नहीं करती है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चंद्रमा गति करता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब हम पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, तथा चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार आता है, जबकि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित नहीं है। ये चीज़ें मैं दोस्तों आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? तो आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतह से पिंड की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर पिंड की कुल ऊर्जा। तो यहाँ से पूरा फॉर्मूला निकाल के आपका आंसर आएगा 5/6 mgr, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि वस्तुओं का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है? ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। वस्तु का भार, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होता, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। बाकी पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, भी बिल्कुल सही है, और वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर इसका भार कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, अगर दूरी को आप 6 गुना अधिक करते हैं तो हमने पढ़ा था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या d का स्क्वायर। तो दूरी को अगर आप 6 गुना बना रहे हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो बल कितना कम हो जाएगा? बल दोस्तों 1/36 गुना हो जाता है, यानी कि बल क्या होता है? 1/36 गुना हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो आप सभी लोगों को होता है गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य और उसके खगोलीय पिंड भी आते हैं, जो कि इस मंडल से एक दूसरे के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल से ही बंधे रहते हैं, ठीक है। और जो भी उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु होते हैं, वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, तो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह दोस्तों क्या होता है? जी होता है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियंत्रक को ही निरंतर गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियंत्रक पर करता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की त्रिज्या पर करता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, बिल्कुल सही है। तो जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, G(m)(e)/r² पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करती है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो बल होता है वह दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या 1/r का स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब देखिए, आकर्षण बल अगर 1/9 है तो 1/9 कैसे आएगा दोस्तों? जब r की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 होगा ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी आपकी 3 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 गुनी। आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होती है, मुंह जबानी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? देखिए, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये तो दोस्तों बिल्कुल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। तारों के आपस में जोड़े रखता है, तो बिल्कुल सही है। चांद पर उसकी कक्षा में स्थित होता है, इस पे। तो कौन सा सही नहीं है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण में दोस्तों? यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य में कार्य करने वाला जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह उनसे उत्पन्न होने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि इसके कारण वो वस्तु पृथ्वी की ओर को आकर्षित होती है या उस ग्रह के चारों ओर घूमती है। जैसे कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, या फिर ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, या फिर आप कह सकते हैं चांद को उसी कक्षा में स्थित होना, ये सारी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम के ही कारण उपलब्ध होती हैं। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए
तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी का मान यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे आप दोस्तों गति के प्रथम समीकरण से कर सकते हैं, v बराबर u प्लस at होता है। तो u आप देखिए ऊपर फेंक रहे हैं तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का g आ जाएगा, क्योंकि ऊपर फेंकने पर g की वैल्यू कम होती है, और ऊपर अगर वस्तु को फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के कॉन्सेप्ट में g आ जाएगा, g t हो जाता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें समय दोस्तों इसमें से आपको निकालना है। अब देखिए अगर किसी भी वस्तु को आप फेंक रहे हैं, तो जब आप वस्तु को फेंकते हैं, जब आप वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ते हैं तो उसका u की वैल्यू या प्रारंभिक वेग 0 होता है। लेकिन जब आप किसी भी वस्तु को फेंकते हैं, उच्चतम बिंदु तक फेंकते हैं, तो वहां पे v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 है, यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 बराबर u कितना दिया गया है, प्रारंभिक वेग 25 माइनस g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप 10 दी गई है, तो 10 मानिए 25 माइनस 10 गुणा t, ठीक है। तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 25, और t की वैल्यू हो जाएगी 2.5 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा आपका, 2.5 सेकेंड लगेगा। ये दोस्तों हमारा गुरुत्वाकर्षण का हमारा पहला पार्ट था इस लेसन का। तो आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए आप कर लीजिएगा। द्रव्यमान और भार पे अंतर भी दिया गया, ये भी कर लीजिएगा। और चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ कुछ हमारे 1-2 क्वेश्चन और है दोस्तों, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बता दिया था, और ब्रह्मगुप्त ने एक सिद्धांत दिया था, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत कहते हैं इसे। इसी में इन्होंने इसके बारे में बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सभी लोगों को बताया दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक दिया था। बाकी परिभाषा आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने कहा था कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले परस्पर आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और किस नियम की सहायता से इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, या गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। तो कैपलर के ग्रह संबंधी नियम के आधार पर इन्होंने अपने नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन, ये भी दोस्तों न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता है, या गुरुत्व होता भी है तो बहुत कम होता है, जिस कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनमें पेशी, जो उनकी अस्थियां होती हैं, उनके घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने के कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस कारण क्या होती हैं, वह हवा में तैरने लग जाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर एक सेब छोड़ा जाता है, तो अगर अंतरिक्ष यान जो एक चक्कर लगा रहा है, अगर उससे आप सेब छोड़ेंगे तो वो सेब दोस्तों पृथ्वी पर गिरेगा, नहीं गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, नहीं, वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति से गतिमान रहेगा, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हैं, उसी यान की सहायता से भेज रहे हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अगर वहां से आप किसी भी सेब को छोड़ेंगे तो वो भी क्या करेगा, चक्कर लगाने लग जाएगा, ठीक है, जब तक उसमें गति होगी। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसके गुरुत्वीय केंद्र से होने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, वह क्या है, तल के अंदर रहती है। तो गुरुत्वीय केंद्र मेनली दोस्तों वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, ठीक है। और कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, तो इसी कारण नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से होने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। दोस्तों इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें आप 4 ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। देखिए और ऑप्शन आपको देखते ही लग जाएगा कि यार आंसर हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा, चौथा होगा, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों एक भविष्यवाणी की गई है कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में यह मीनार पूर्णतः गिर जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर से या केंद्र से होने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वह क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बाहर की ओर को शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जैसे ही वो पूरी बाहर निकल जाएगी ये मीनार गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी हो जाए तो सूर्य और पृथ्वी पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो दूरी 2 गुनी हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। तो कितना, वह जितना था उसका चौथा भाग 1/4 हो जाएगा, तो उसका चौथा भाग, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से करने हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। अगर कोई भी वस्तु दोस्तों आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, ऊपर से आप वस्तु को गिरा रहे हैं तो mg होता है भार,
तो जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या है, नियत है, भार भी आपका क्या है, नियत है, जिस कारण क्या होगा, सॉरी द्रव्यमान भी नियत है, तो भार भी आपका क्या होगा, अपरिवर्तित ही रहता है। और ये क्या होता है, जब आप आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि एयर के रेजिस्टेंस को नगण्य मारते हैं। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे वो मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो सभी टुकड़े साथ साथ में पहुंचेंगे, ठीक है। और ये किस कंडीशन में हम कहते हैं कि सभी टुकड़े, आप किसी भी द्रव्यमान की चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वह एक ही साथ में नीचे जमीन पर पहुंचेंगे। ये हम तब कहते हैं दोस्तों जब आप वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, यानी कि आइडियल कंडीशन से मानते हैं। वरना दोस्तों आप कभी भी कोशिश कीजिएगा, आप एक हल्की चीज, एक पेंसिल को छत से नीचे फेंकिएगा और दूसरा एक लोहे की कील को छत से नीचे फेंकेगा, तो लोहे की कील छत से नीचे जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हम एयर को लेते हुए चलते हैं। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें, आपसे एग्जाम में आइडियल कंडीशन ही पूछेगा, अगर हवा उसने नहीं दिया है, अगर उसने हवा का जिक्र या आदर्श परिस्थितियों को छोड़कर नहीं कहा है, तो हमेशा जो भी वस्तुएं गिरेंगी वो एक साथ गिरेंगी। ये क्वेश्चन यहां से भी पक्का है एग्जाम में। अब देखिए इसमें तो एक साथ गिर रही है, भले ही आप मोम को गिराओ, आप लोहे को गिराओ, आप लकड़ी को गिराओ। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट देखिए, हवा के संदर्भ में पूछा गया है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब हवा में पूछा गया दोस्तों, हवा में क्या होगा, हमेशा लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद क्या हो जाएगी, बाद में गिरेगी। तो एक गेंद पहले गिरेगी, सॉरी लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी, और लोहे की गेंद क्या होगी, पहले गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ये हमने हवा के कंडीशन में माना है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में लोहे का भार क्या होता है, लकड़ी के भार से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, दो गेंदें क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या सही होगा, तो दोनों गेंदें भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर हवा या आदर्श कंडीशन को छोड़कर की बात नहीं की गई है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी इसका फॉर्मूला भी आप इसके डेरिवेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, चंद्रमा उसका मान कम होता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पर, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कथन तो हमारा सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, भार क्या होगा दोस्तों, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मैंने आपको बताया था पिंड का भार क्या होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर या पोल्स पर क्या होती है, जी की वैल्यू भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है, तो ऑप्शन दिए गए वायु, जल, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, किसमें पिंड का अधिकतम भार अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन में दोस्तों आपका क्या होगा, पिंड का भार अधिकतम होगा, ठीक है। क्यों, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि एक पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उसके गुरुत्वीय बल पे और दूसरा पिंड पर लगने वाले उच्छेद बल पर। अगर हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का और विरल माध्यम है, इस कारण उसमें जो उच्छेद बल लगेगा वह सबसे कम लगेगा और पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक रहेगा, ठीक है, याद रखना आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का भार होता है, तो भार क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन आप पढ़िए, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी क्षण के मामले में समय टी और विस्थापन डी का विवरण क्या सही है। अब देखिए कोई भी वस्तु विरामावस्था से मुक्त रूप से गिर रही है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर को गिरेगी उसका वेग क्या होगा, बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक पैराबोला के रूप में वो समीकरण हमारा बन जाता है जब आप विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ में किसी भी पिंड को नीचे छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि क्या, पहले देखिए यू आपका जीरो है या विस्थापन जीरो है। अब देखिए विस्थापन के संदर्भ, विस्थापन आपने पढ़ा होगा गति का दूसरा नियम, एस बराबर या डी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू जीरो हो गया तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। तो ये जो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। तो मुक्त रूप से नीचे को छोड़ ले तो जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पैराबोला का आकार का बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। फिर क्या होगा, एक कंडीशन में जाके नियत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चिकना अनंत तल 36 कोण, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और नॉर्मली अगर आप इसको करना भी चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1/sin थीटा √2 h/g, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या होगा।
ये तो दोस्तों बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया आपको, जी की वैल्यू दी गई 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी दिया गया है 3 सेकंड, ऊंची इमारत से समान त्वरण के साथ गिराई जा रही है। ऊंची इमारत से आप गिरा रहे हैं दोस्तों, मुक्त रूप से गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो यू प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यू जीरो है, जी दिया गया है, टी दिया गया है, तो जो हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम था क्या, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यू जीरो हो जाएगा, ए की जगह पे जी आ जाएगा 9.8 गुणा टी की वैल्यू है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 29, 9 3 27, हाँ 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वेग का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी के मान में क्या होगा। तो अगर आप त्रिज्या को दोस्तों कम कर रहे हो, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप त्रिज्या को आप 1% कम कर रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1% कम करेंगे, जैसे सपोज डेट नॉर्मली आप मान के कि 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या कम करेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था जी बराबर जी एम यू अपॉन आर ई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। आर ई को 1% कम कर रहे हैं तो जो जी का वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन भी दिया गया, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो विनाशकारी भूकंप में दोस्तों जो गुरुत्व के कारण त्वरण होता है उसकी वैल्यू सामान्य गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाती है। तो ये देखिए 980 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हमारा त्वरण की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, विनाशकारी भूकंप की कंडीशन वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न से कौन सुमेलित है। देखिए रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्जन ने की थी। और चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने कर थी। ये फैक्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारहीनता किसके कारण होती है। तो भारहीनता दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे हमारा भारहीनता हमें निर्धारित होती है। यानी कि भारहीनता वह अवस्था होती है जिसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण संतुलित हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू क्या जाए, जीरो हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, भारहीनता को दर्शाता है। इस कंडीशन में हमारा भार क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ये सारी वैल्यू आपको दिखाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। पृथ्वी पर 100 है तो चंद्रमा पर भी हमेशा दोस्तों 100 ही रहेगा। आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष में 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है, शून्य है, इस कारण हम इस गति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से क्या होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भार हमेशा शून्य हो जाता है, जी की वैल्यू जीरो होगी तो भार भी हमेशा जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा जो पहले से था, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो अगर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण बल है उसकी गति के लिए त्वरण उसे प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो जो प्राप्त होता है वह क्या होगा। तो एक भूग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है वह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से यह प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। तो आपको याद है दोस्तों कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। ठीक है, और डॉपलर की मदद से दोस्तों आपको बताइए कि ट्रैकिंग करनी संभव होती है, जिस कारण कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। याद रखना दोस्तों किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण कर रहा है। तो वह है दोस्तों केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल भी हम इसको कहते हैं, केंद्राभिमुखी बल को इसके कारण करता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्या है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को
4 वर्गों में विभाजित किया गया। गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संबंध में कौन सा एक कथन सही है? गुरुत्वीय बल चारों में सबसे प्रबल है? नहीं दोस्तों, गुरुत्वीय बल क्या होता है? चारों में सबसे कमजोर होता है, चारों में सबसे कमजोर होता है, लेकिन सर्वाधिक रेंज क्या होती है? गुरुत्वीय बल की ही होती है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेश पे कणों पर क्रिया करता है, बिल्कुल सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विद्युत घटनाभिकता का कारण है, बिल्कुल सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, भी बिल्कुल सही है। तो सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वीय बल, और सबसे जो प्रबल, सबसे खतरनाक जो बल होता है इसमें से तेज जो होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। ये कॉन्सेप्ट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, सबसे मजबूत बल इसमें से होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, इनको कवर कर लेते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर की ओर को जा रही हो। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका था। नीचे की ओर को आएगी तो कम हो जाएगा, त्वरित वेग से ऊपर की ओर को जाएगी तो उसे वो भार अपना बढ़ा हुआ मालूम होगा। ठीक है, एक समान वेग से जा रही है तो उसे भार में कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगला, तो आज की वीडियो को इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी क्वेश्चंस के बारे में अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो लोलक की गति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक लोलक वाला कॉन्सेप्ट भी आपका आता है जो कि एनसीईआरटी में आपको शायद 10th क्लास में देखने को मिलेगा कि लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, जिसे हम पेंडुलम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक घूमने वाली घड़ी होती है, तो क्या होता है बार बार ऐसे करके वो क्या होता है, ऐसे घूमते ही रहती है इधर उधर इधर उधर। इसी को हम बोलते हैं क्या? सरल लोलक या पेंडुलम। तो इसमें आपको बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है सरल लोलक या पेंडुलम का। टी, इसका आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडरूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? टी बराबर 2 पाई अंडरूट एल बाई जी, जिसमें एल क्या है? लेंथ होती है, लोलक की गति होती है, लोलक की लंबाई होती है, और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी दोस्तों तो लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा पेंडुलम का, और जी बढ़ेगा तो लोलक का आवर्तकाल हमारा घट जाता है। यानी कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंडरूट के। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, लंबाई बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो घट जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप आज इतना कर लीजिएगा। बाकी इससे अगले के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें बची हैं इस लेसन में, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। और ये चीज़ें बिल्कुल रिवाइजेशन की तरह लें, क्योंकि डिटेल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समय कम बचा है, 10 से 15 दिन आप लोग के पास में बचे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से करके जाएं। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।